हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका पॉलिटी दिस वीक के एक और सेशन में। आई होप आप तैयार हैं पॉलिटी को डिस्कस करने के लिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और हमेशा की तरह याद रखिए, आपको कुछ क्वेश्चंस, कोई डाउट्स, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिटेल में समझना है तो प्लीज पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स। वी विल डिस्कस दैट टॉपिक द नेक्स्ट वीक। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इस हफ्ते, बट जो भी है उसको जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखिए आज कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। एक तो साइबर स्लेवरी रिपोर्ट आई थी, इसका क्या रेलेवेंस है, क्या होता है ये, कौन सी मिनिस्ट्री इसको ओवरलुक कर रही है, क्या चैलेंजेस हैं वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल लुक एट कंपनसेशन सेस के ऊपर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा जानेंगे, जीएसटी क्या होता है हम जानेंगे। हमने इससे पहले एक बार जीएसटी को डिटेल में किया हुआ एक बार डिस्कस, तो आई विल नॉट गो बैक इनटू दैट मच ऑफ डिटेल, बट हाँ कॉन्सेप्ट को समझेंगे जरूर। और अगर आप डिटेल में जानेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत कर लेंगे डिस्कस। नेक्स्ट इज जनरल कंसेंट। आप मुझे बताइए जनरल कंसेंट किस चीज से जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक काफी समय से न्यूज में है और ये सीबीआई से जुड़ा हुआ है, जहां कई राज्य सरकारें अपना जनरल कंसेंट हटा लेती हैं। वो टॉपिक समझेंगे, क्या होता है, क्या सीबीआई की वर्किंग है, कहां से उसकी पावर्स आती है और क्या डिफरेंस है सीबीआई और एनआईए में। आगे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए स्टूडेंट्स के द्वारा, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी क्या होता है, जैसे किसी ने पूछा जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या अंतर होता है। इन सभी चीजों को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, और उसको शुरू करेंगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। द 6th शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। देयर आर स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अंडर पार्ट 21 of the constitution. Which of the following statements are correct? Only one, only two, all three या none? याद रखिए हमने फेडरलिज्म को बहुत डिटेल में कवर किया था ये हमारे पहले ही वीडियो में, जहां हमने जाना था सिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है। जब आप इंडिया की बात करो तो क्या सिमेट्री है या एसिमेट्री है? क्या सभी राज्य बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं है, देयर रिमेन्स एसिमेट्री। और उसी की वजह से हम कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने 6th शेड्यूल भी उसी वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ व्हाट यू नीड टू नो इज, जब आप फेडरलिज्म की बात करते हैं तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म में क्या फर्क होता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इसके बारे में बात करते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट क्या है, हमने कहां से ये आइडियाज बोरो किए हैं, इंडियन फेडरलिज्म के यूनिटरी फीचर्स क्या हैं, और एक फेडरल फीचर जिसे हम कह सकते हैं जहां फेडरलिज्म खुल के बाहर आता है वो क्या है। आप ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर सकते हैं या आप राज्यसभा की बात कर सकते हैं, जहां भी आप मेंबरशिप देखें तो बैलेंस नहीं है, हमेशा कैसी है, एसिमेट्रिक है। अगर मैं 6th शेड्यूल का क्वेश्चन पूछूं आपसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज MATM विच इज मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये भी स्टेटमेंट सही है इसका मतलब। थर्ड पे अगर आते हैं, देयर आर स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यू नीड टू रीड अबाउट पार्ट 21 और क्या स्पेशल प्रोविजंस अलग अलग ग्रुप्स के लिए, अलग अलग राज्यों के, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो अलग अलग राज्य हैं उनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं इसके अंदर। तो हाँ बिल्कुल हैं। सो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट व्हिच मेक्स इट ऑल 3, क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया scheme, consider the following statements. An applicant is not eligible to get an OCI card if his or her parents or grandparents have ever been a citizen of Pakistan or Bangladesh. It provides for registration of all persons of Indian origin who were citizens of India on January 26, 1950. An OCI card holder, essentially a foreign passport holder, gets a multiple entry, multi-purpose lifelong visa for visiting India. Now I want you to answer me this basic simple question. जब हम ओवरसीज सिटीजन इंडिया की बात करते हैं, ओसीआई कार्ड की बात करते हैं, इसके अंदर क्या विशेष बातें हैं? कुछ बातें जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये किनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान पे तो बिल्कुल भी ओसीआई एप्लीकेबल नहीं होता, वरना तो सारे के सारे जो सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन है वो सारी की सारी ओवरसीज इंडियन सिटीजन बन जाएगी, तो ऑब्वियसली वो तो अलाउड है नहीं। देन वी गो टू द सेकंड स्टेटमेंट। क्या ये ऑल हु आर सिटीजन ऑफ 26 जनवरी 1915 या उन सभी के पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन को रजिस्टर करने की बात करता है? पीआईओ क्या स्कीम थी, क्या आपको ये पता है या नहीं? और ऑब्वियसली ओसीआई कार्ड होल्डर हैज अ लाइफ लॉन्ग मल्टीपल एंट्री वीजा, और वो उनको लाइफ लॉन्ग मिलता है।
उनको बार बार वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ा। दीज आर स्पेशल फीचर्स विच आर प्रोवाइडेड अंडर द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम। ये स्कीम खासतौर पे इसलिए भी पुश की गई है कि जो इंडिया की ओवरसीज सिटीजन है वो इंडिया के साथ जुड़ सके, कनेक्ट कर सके और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट कर पाए। रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, सो यू शुड नो इन डिटेल अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। CBI function under the administrative control of the Ministry of Home Affairs। यहां देखिए एक चीज तो याद करिए, क्या सीबीआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी है? डू वी हैव अ सेपरेट एक्ट अंडर विच सीबीआई हैज बीन क्रिएटेड? मुझे बताइए क्या आंसर होगा। 1 and 2, 2 only, 3 only, 1 2 3? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं मैं। और क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है? तो मैं आपको पहले बता दूं, सीबीआई डज नॉट वर्क अंडर होम मिनिस्ट्री। आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं मेजरली वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती हैं, पर सीबीआई उसके अंदर काम नहीं करती। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मुझे बताइए जरा, क्योंकि इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे तो वहां हम और क्लैरिटी इसके बारे में ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट था मैंने बता ही दिया आपको आंसर क्या है इसका। स्पेशल प्रोविजन पार्ट 21 के अंदर कौन कौन से वो भी यहाँ मेंशन्ड है, एंड यू ऑलरेडी नो द आंसर्स। ठीक है, सेकंड पे आ जाए। ठीक है, तो आपके पास सारे स्टेटमेंट्स ऑलरेडी दिए गए हैं। उसी स्कीम रजिस्ट्रेशन की बात करता है जो सिटीजन है, तो सारे स्टेटमेंट्स क्यों और कैसे सही है गलत है इसकी एक्सप्लेनेशन यहां आपको मिल जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, साइबर स्लेवरी रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नाउ व्हाट इज साइबर स्लेवरी? अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया वर बीइंग ल्यूर्ड इनटू साउथ ईस्ट एशिया। अब एक एग्जांपल लेता हूं, कंबोडिया। अगर कंबोडिया से आपको एक ऑफर आए, यू आर इनवाइटेड टू बी अ टेलीकम्युनिकेशन ऑफिसर, यू माइट फील कि हो सकता है शायद कुछ काम हुआ हमारे लिए। और व्हेन यू रीच दैट प्लेस, योर पासपोर्ट इज टेकन अवे, एंड यू आर फोर्स्ड टू वर्क इन डेटा कंपनीज या फिर इन स्कैम सेंटर्स, जहां से अगर मान लो आपको अभी कुछ कॉल्स आती हैं जहां आपको इंडियन लोग ही कॉल करते हैं, कहते हैं कि भाई आप इतने रुपए की लॉटरी जीते हैं, या आपके अकाउंट में इतना पैसा आ सकता है, या क्रेडिट कार्ड का इतना बिल आया है, अपना ओटीपी दे दीजिए। ये सब भाषा, ये सब जो चीजें हैं वो कोई आम आदमी जो कंबोडिया में बैठा है, वियतनाम में बैठा है, उसको नहीं पता हो सकता। तो लोगों को इंडिया से स्पेसिफिकली बुलाया जाता है, ये झांसा देके कि उनके लिए जॉब्स हैं, and then they are forced into doing certain jobs in these places where they feel they are caught, और उसके बाद उनके पास निकलने का कोई ऑप्शन नहीं होता। उनके साथ स्लेवरी कराई जाती है, एक तरह की साइबर स्लेवरी। इसी के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने डेटा दिया है, जहां पर पता चला है कि बहुत सारे इंडियन साइबर स्लेवरी में फंसे हुए हैं इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। और जिन देशों का नाम प्राइमरीली इसमें आता है वो है कंबोडिया, लाओस, एंड इवन थोड़ा सा वियतनाम का भी कुछ नाम आया है इसके पीछे, फिलीपींस का भी कुछ जिक्र आया है। तो इन कंट्रीज में इंडियन लोगों को बुलाया जाता है और देन दे आर पुश्ड इनटू सम सॉर्ट ऑफ स्लेवरी। यहां पर एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जहां लोगों को बुलाया जाता है बाय द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लॉइट पीपल फॉर फोर्स्ड लेबर और फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। एग्जाम्पल दिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का, वहां से बुलाया और फिर यू आर फोर्स्ड टू डू व्हाटएवर दे वांट यू टू डू। तो उसमें कई चीजें हैं, जैसे ऑनलाइन एक्सप्लॉइटेशन की बात हो गई, फोर्स्ड लेबर की बात आ गई, वर्चुअल कैप्टिविटी की बात आ गई। वर्चुअल कैप्टिविटी क्या होती है? इसके अंदर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंट्रोल करके रेपुटेशन को उनकी कहो कि भाई तबाह कर देंगे, तो उस चक्कर में वो आप फंसे रह जाएंगे। तो ये इंडिया में लगातार हो रहा है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज हाउ टू कंट्रोल दिस, व्हाई आर वी फेसिंग दिस, what are the issues behind this? तो issues behind this में जब आप डिस्कस करोगे, so you have to remember why are we seeing digital slavery? So if I ask you why, can you think of certain points? What are the points you can think of? सबसे बड़ी बात यहां पर आती है डिजिटल इलिटरेसी की। ठीक है, कई जगह पे डिजिटल इलिटरेसी है जिसकी वजह से पीपल यूजुअली गेट कॉन्ड इनटू सच स्कीम्स। एक तो उनको फंसा लिया जाता है, दूसरा उनके पास नॉलेज नहीं है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस, या फिर हाउ टू नॉट गेट ट्रैप्ड अंडर दीज थिंग्स। देन देयर इज
अ प्रॉब्लम वेयर देयर इज लैक ऑफ ओवरसाइट, ओवरसाइट का कंसर्न है। व्हाट एल्स कैन यू थिंक? यू कैन थिंक ऑफ लैक ऑफ रेगुलेशन, या फिर जो साइबर सिक्योरिटी है उसका भी एक एस्पेक्ट यहां पे आता है, कंसर्न ऑफ साइबर सिक्योरिटी। यहां पर यह भी कंसर्न आता है कि उन्हें बाहर बुला लिया गया और वहां पर कोई स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा या जो एजेंसीज वहां पर है वो भी नहीं ले पाए, तो यानी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की भी कमी है। सो इफ यू वांट टू रिजॉल्व दिस यू हैव टू वर्क ऑन 4 लेवल्स। याद रखिए हमेशा जनरली 4 लेवल्स होते हैं। एक, आप पॉलिसी लेवल पे क्या कर रहे हैं, दूसरा आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या कर रहे हैं, तीसरा आप अवेयरनेस लेवल पे क्या कर रहे हैं, और चौथा आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लेवल पे क्या कर रहे हैं। अगर इन चारों पर हम काम कर पाएंगे तो हम इसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। यू हैव टू फोकस ऑन दीज 4 एरियाज ऑन विच यू कैन रिजॉल्व दिस क्राइसिस। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से आई है? पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उनका कौन सा जो ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, उसका ये डेटा है। साउथ ईस्ट एशिया में ये चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं, इसके बारे में वहां से खबर आई है। तो ये आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। कीप इन माइंड दिस इज हैपनिंग टू इंडियंस हु आर गोइंग टू साउथ ईस्ट एशिया इन सर्च ऑफ जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीएसटी काउंसिल ने एक जीओएम सेट किया है ऑन कंपनसेशन सेस। अब पहली बात, जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है, 10 मेंबर बॉडी सेट की है, जो कि चेयर कौन करेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस जो है पंकज चौधरी, वो उसको लीड करने वाले हैं। और मेजरली इसका काम क्या होगा, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव याद रखिए कि जो सिन टैक्स है, डीमेरिट गुड्स है, उस पे क्या कंपनसेशन सेस लगना चाहिए, क्योंकि अभी कंपनसेशन सेस जो है वो 2026 में एंड होने वाला है। तो उसके बाद क्या टैक्सेशन होनी चाहिए? नाउ व्हाट इज सिन एंड डीमेरिट गुड्स? लग्जरी गुड्स तो हमें पता है, बहुत महंगी गाड़ियां, आप चलो मजराटी खरीद लो, आप बहुत एक्सपेंसिव बैग्स खरीद लो, सो यू हैव टू गिव सम सर्टेन टाइप ऑफ सिन टैक्स और लग्जरी टैक्स ऑन दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन डिमेरिट गुड्स, लाइक आप सिगरेट्स की बात कर लो या आप ऐसी चीजों की बात कर लो जो नशीले पदार्थ हैं, उनके ऊपर हाई टैक्सेस होते हैं। सो उनके ऊपर जो टैक्सेशन होगा मार्च 2026 के बाद, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिकली ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को स्टैब्लिश किया गया है। इसके अंदर असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कई राज्यों से लोग आए हैं और ये अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करेगा, 31 दिसंबर तक। तो यहां व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज राइट नाउ व्हाट वी हैव अ कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस किन चीजों पे लगता है? लग्जरी गुड्स के ऊपर, ठीक है। और यू कैन से जो हम सिन टैक्स लगाते हैं, डिमेरिट गुड्स होता है, उनके ऊपर हम ही अप्लाई करते हैं। नाउ इन मार्च 2026 इट विल एंड, सो आफ्टर दैट जो टैक्सेशन होना चाहिए उसके लिए ये मीटिंग आई है। नाउ व्हाट इज कंपनसेशन सेस? अभी तक जो लेवी होता है ना, कंपनसेशन सेस इज जो नॉर्मली जीएसटी लगता है किसी भी गुड्स के ऊपर, उसके ऊपर एडिशनल ये सेस लगाया जाता है, ठीक है। ये जीएसटी के अंतर्गत ही एडिशनल लेवी होता है कुछ गुड्स के ऊपर। किन गुड्स के ऊपर? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सिन गुड्स, डिमेरिट गुड्स, लग्जरी गुड्स, इनके ऊपर आप एडिशनली जीएसटी के अंतर्गत ये सेस लगाते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज कंपनसेशन सेस। ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2017 में जैसे जीएसटी स्टार्ट हुआ उसके बाद से हम ये शुरू करते हैं। ये क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि राज्यों को कई तरह के लॉसेस हो रहे हैं जीएसटी के इंप्लीमेंट होने के बाद। देखिए वैट जब लगता था और जब वैट से चीजें जीएसटी में शिफ्ट हुई, वैट इज वैल्यू एडिड टैक्स, जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैट को हटा के जीएसटी लागू हुआ तो कई राज्यों को बहुत सारा रेवेन्यू लॉस वहां पर देखने को मिला था। सो वट एवर रेवेन्यू लॉस दे हैड, उसको कंपनसेट करने के लिए सोचा गया क्यों ना जो डिमेरिट गुड्स हैं, जो सोसाइटी के लिए उतने फायदेमंद नहीं है, और जो लग्जरी गुड्स हैं, दोज हु कैन अफोर्ड सच लग्जरी कैन पे अ बिट मोर, वो थोड़ा सा और ज्यादा दे सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर ये कंपनसेशन सेस लगाया गया था, जो तो मार्च 2026 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो अभी तक जो एप्लीकेबिलिटी है हर टैक्स पेयर पे लगती है, जो कुछ को छोड़ के जो कुछ स्पेसिफिक गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये समझ गए क्या चीज है। और इसके अलावा एक कंपनसेशन सेस फंड की जब हम बात कर रहे हैं तो सेस के अलावा ये अमाउंट है जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है, उसके हिसाब से इसको लेवी किया जाता है। नाउ व्हाट इज जीएसटी काउंसिल, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। सभी राज्य के लगभग इसमें एक हम कह सकते हैं नुमाइंदे आते हैं एंड देन दे डिसाइड व्हाट रेट शुड बी अप्लाइड ऑन दैट। तो ये जीओएम किसके बारे में है? कंपनसेशन सेस खत्म होने वाला है, उसके बाद जो नई टैक्सेशन पॉलिसी अंडर जीएसटी लगनी चाहिए उसको लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को स्टैब्लिश किया गया है। ये अपनी रिपोर्ट जो है 31 दिसंबर तक प्रोवाइड कर देंगे ताकि आगे अगले साल जो बदलाव टैक्सेशन में करने की जरूरत है वो हो पाए। अब यहां कुछ टर्म्स हम डिस्कस करते हैं। पहला, जीएसटी काउंसिल। नाउ व्हाट इज जीएसटी काउंसिल? इज जीएसटी काउंसिल अ स्टैट्यूटरी बॉडी और इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी?
सीधी सी बात बताऊं तो क्योंकि जीएसटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, इट बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ये क्या करती है, रिकमेंड करती है। किन चीजों को रिकमेंड करती है? दे रिकमेंड प्राइमरीली व्हाट आर इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी। टैक्स रेट की बात कर लो, किसको एग्जाम्पशन मिलना चाहिए, या फिर कुछ और मैटर, जैसे ये मैटर की हम बात कर ले। यहां पर क्या हो रहा है, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी, उसके हिसाब से ही आपका जीएसटी तय होगा। सो जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। हम भी जीएसटी के बारे में भी बात करेंगे, बट काउंसिल को मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं। वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, चेयर कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। रिमेंबर, यू कुड बी आस्क्ड, क्या प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करते हैं? तो इसको लीड कौन कर रहा है, चेयरमैन कौन है इसके? तो फाइनेंस मिनिस्टर। हर राज्य के इसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन उसके ऊपर काम करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप बात करो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इट इज अप्लाइड, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? तो 101st अमेंडमेंट एंड 279A, याद रखिए, यही लिख देता हूं, ये आपको हमेशा याद रखना है, 279A एंड 101। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखनी, जो दिखाता है कि किस तरह से जीएसटी काउंसिल की शुरुआत हुई थी। और यहां पर प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूट करना था जीएसटी काउंसिल विद इन 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकल 279A। 60 दिन के अंतर्गत प्रेसिडेंट को ये अपॉइंट करने थे, जो हुए। उसके बाद उन्होंने जीएसटी की टैक्स रेट, स्लैब्स क्या होंगी, क्या एग्जाम्पशंस होने चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशंस की, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का एक बड़ा स्टेक इसमें होता है। टैक्सेशन फेडरलिज्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इंडिया में जब हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसका एक एग्जांपल है कि जीएसटी काउंसिल में लगभग हर राज्य, लगभग क्या, हर राज्य की इसमें ऑब्वियसली मेंबरशिप है। दे ऑल हैव अ से, एंड इट मेक्स दिस जीएसटी काउंसिल अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स मोर ऑफ अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, जहां पर सभी कोऑपरेट करते हैं और वी ट्राई टू फाइंड आउट अ मिडिल वे, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हुई, तो मुझे आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, इसे बताया। वो आर्टिकल आया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, फिर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, उसके तहत जीएसटी काउंसिल स्टैब्लिश हुआ। अब बात आती है कॉम्पोजिशन की। फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस है। मेंबर्स ऑफ काउंसिल स्टेट्स, जो अपने में से एक को चुन के भेजते हैं, जो वाइस चेयरपर्सन बनेंगे, और उसका टर्म भी वही डिसाइड करते हैं, ठीक। कोरम 50% टोटल मेंबर्स में होने चाहिए, ठीक। मेजॉरिटी ऑफ 3/4 members present and voting, we have discussed this already। वेटेज ऑफ वोट क्या होता है? सेंटर का 1/3, स्टेट का 2/3। याद रखिए, वेटेज आपको याद होना चाहिए। यू माइट गेट आस्क्ड इन प्रीलिम्स, एंड आल्सो इफ यू हैव टू डिस्कस दिस, इफ यू गेट एनीथिंग ऑन जीएसटी इन इकोनॉमी, तो वहां इसको डिटेल में कवर करेंगे बट व्हाट इज द वेटेज, व्हाट इज द रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से एस्टैब्लिश हुआ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कब आया, क्यों आया, क्या इसका रोल है, वो हमने डिस्कस किया। किस कॉन्टेक्स्ट में आज हम डिस्कस कर रहे हैं? अबाउट कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस क्या है, खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होने वाला है? क्योंकि 26 में वो खत्म होगा, मार्च में। उससे पहले हमने जीओएम बैठाया है, ताकि जो सिन टैक्स, जो सिन गुड्स हैं, जो डिमेरिट गुड्स हैं, उसके ऊपर हम टैक्सेशन के ऊपर में डिस्कशन कर पाए। नाउ व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज अ टैक्स विच इज एप्लीकेबल टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब जीएसटी अप्लाई क्यों किया गया था? जीएसटी अप्लाई किया गया था क्योंकि जीएसटी से पहले जो वैट हुआ करता था, उसमें होता यह था, कभी कभी टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगता रहता था, और इट विल लीड टू कैस्केडिंग इफेक्ट। तो उसको हटाने के लिए यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में अडॉप्ट किया गया, विच वाज जीएसटी। इसको लेकर कुछ बवाल भी हुआ था, विरोध भी हुआ था, बट इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड कि पूरे देश में एक टैक्स रेट होनी चाहिए, जिसके तहत हम जीएसटी को लेके आए। जीएसटी के अंतर्गत पैरामीटर है, 4 आप कह सकते हैं स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। हाईएस्ट फॉर लग्जरी गुड, मिनिमम फॉर जो आपकी बेसिक गुड्स हैं, जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी जो है, जैसे ग्रेन्स की बात हो गई, मिल्क की बात हो गई, इन चीजों पर मिनिमम जीएसटी है। लग्जरी गुड्स मैक्सिमम जीएसटी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट है, उसमें 12% की आपकी जीएसटी लग रही है। तो इस तरह डिवीजन किया गया। कुछ एग्जाम्पशंस है इसमें जीएसटी से बाहर, जैसे पेट्रोलियम की बात हो गई, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स की बात हो गई, जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट कैन टैक्स मोर एंड अर्न मोर रेवेन्यूज, क्योंकि जो उनके रेवेन्यूज जीएसटी आने की वजह से घटेंगे, वो कम से कम वहां से कवर कर सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी जो लग रही है वो एग्जेम्प्टेड है। सीरियल ग्रेन्स, चिकन एग्स, ये सारे एग्जेम्प्टेड हैं जीएसटी से, बिकॉज दे आर वेरी एसेंशियल और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर न्यूज़पेपर्स जिनमें एडवर्टाइजिंग मटेरियल होता है एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जेम्पशन के अंतर्गत आते हैं। नाउ जीरो रेटेड गुड्स, कुछ जीरो जीएसटी गुड्स होते हैं जिन पे जीरो जीएसटी रेट लगती है, जिन पर आप कोई टैक्स लेवी नहीं करता, उनको आप बाद में वापस ले सकते हो। एंड देन देयर इज कंपनसेशन स्कीम, जहां पर स्मॉल बिजनेस जो है वो एक फिक्स अमाउंट पे बाद अपनी जीएसटी वापस ले सकते हैं। मैं एक बार इसको
दोबारा से आपको पूछता हूं, ट्राई टू रिवाइज एंड ट्राई टू टेल मी हाउ मच डू यू रिमेंबर और डू यू डोंट रिमेंबर. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी. तो व्हाट इज द आर्टिकल? व्हाट इज द आर्टिकल? 279A. ठीक है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक, इसके तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बनता है. ठीक है, एंड अंडर दिस यू हैव जीएसटी काउंसिल. नाउ कुड यू टेल मी हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? व्हाट इज द वेटेज? ठीक है, देन you need to know what are the tax slabs, what is compensation cess. So tell me, I hope you must know these things. हमने ये सब डिस्कस किया डिटेल में. Now we are moving to the next topic which is about जनरल कंसेंट. कर्नाटका गवर्नमेंट ने अचानक ज्वाइन कर लिया अदर स्टेट्स को, जिन्होंने कहा कि वो सीबीआई को अब जनरल कंसेंट उनसे वापस ले रहे हैं. Now what is CBI? CBI is Central Bureau of Investigation. GST Council is a constitutional body. CBI is not. CBI का खुद का कोई स्टैच्यूटरी एक्ट नहीं है. CBI को जो उनकी पावर है वो कहां से मिलती है? CBI gets its power from Delhi Special Police Establishment Act 1946. ठीक है, so it derives its authority from TSPE Act 1946. And then जो इसके प्रोविजंस हैं वो बाकी राज्यों पे तभी अप्लाई होती है जब अपना कंसेंट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, एक्सटेंडेड टू स्टेट्स ओनली विद देयर कंसेंट, क्योंकि इसका सेक्शन 6 बात करता है डीएसपीई का कि अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है जो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिसडिक्शन के अंदर चीजें आ रही हैं, तो वहां पर उनको क्या लेना पड़ेगा? एक जनरल कंसेंट. सो जनरली स्टेट गवर्नमेंट जनरल कंसेंट दे के रखती है ताकि सीबीआई आके चीजों को इन्वेस्टिगेट कर पाए. अब आपका सवाल होगा कि कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स तो खुद कहती है कि यहां सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए. जब वो केस आता है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड देयर जनरल कंसेंट सो दैट कि वहां पर सीबीआई आए और चीजों की इन्वेस्टिगेशन करे. अभी कई राज्य जो अपोजिशन के रूल्ड स्टेट्स हैं उन्होंने अपना जनरल कंसेंट वापस ले लिया सीबीआई से. हमने वेस्ट बंगाल के केस में देखा जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक विवाद उत्पन्न हो गया था, जहां पर जनरल कंसेंट जो स्टेट गवर्नमेंट ने था वो अपना वापस ले लिया था. कुछ ऐसा ही अब हमें देखने को मिल रहा है कर्नाटका के केस में. सो रिमेंबर, इज CBI a constitutional body? It is not. What is section 6? It talks about the need of consent from respective state government for conducting investigation in its jurisdiction, जो CBI के लिए essential है, जिनको मिल नहीं पा रहा. लेकिन क्या ऐसा सिनेरियो है कि बिना जनरल कंसेंट के CBI एक्शन ले पाए? मान लो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई जाके इन्वेस्टिगेट करो, तो क्या होगा? So in certain cases CBI can investigate even when they don't have general consent. So let's say Supreme Court, High Court can order them to investigate such a crime anywhere in the country without the consent of the state. ठीक है, इनकी jurisdiction limited है. कंपेयर अगर मैं करूं सीबीआई को एक और मेजर बॉडी से जो है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. NIA को स्टैब्लिश किया गया एक पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, NIA एक्ट ऑफ 2008, और उसकी जुरिसडिक्शन पूरे देश भर में है. दे डोंट नीड जनरल कंसेंट फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट. तो अगर हम NIA की बात करें, इनको क्या जनरल कंसेंट चाहिए होता है? नहीं. दे हैव नेशन वाइड जुरिसडिक्शन. सो बॉडी सीबीआई की, NIA की कैसे स्टैब्लिश हुई, किस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुई, किसके अंतर्गत आती है? अभी सीबीआई बिल्कुल भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती. ठीक है, ये भी याद रखिए. तो ये हो गई बात सीबीआई की. ठीक, अब अगले टॉपिक पर आते हैं जो बात करता है कस्टोडियल डेथ के बारे में. सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट डिलीवर किया इन कस्टोडियल डेथ, जहां पर सेक्शन 30 के अंदर 304 के अंदर का जो इंडियन पीनल कोड है, पुलिस ऑफिसर्स वर कन्विक्टेड. कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल डेथ का मतलब क्या होता है? जब किसी भी व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाए और कस्टडी में किन्हीं कारणों से इनकी मृत्यु हो जाए पुलिस कस्टडी में, तो इसका मतलब यह माना जाता है कि पुलिस कस्टडी में इनके साथ कोई ना कोई अत्याचार हुआ है. तो ऑलरेडी कस्टडी मतलब किसी की प्रोटेक्शन में किसी को रखना. कस्टडी मतलब ये नहीं होता जेल भेज देना. कस्टडी का कोर मतलब बता. देखो, बच्चों को भी पेरेंट्स की कस्टडी दी जाती है. पेरेंट्स विल गेट द कस्टडी ऑफ सो एंड सो किड. आप अक्सर सुनते होंगे कि जब लोग अलग होते हैं तो
ये सवाल बनता है कि बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी। कस्टडी मतलब द प्रोटेक्टोरेट, आप किसी के संरक्षण में हो तो उसको कहते हैं आप किसी की कस्टडी में हो। तो कस्टडी में किसी के दर्ज होने का मतलब होता है दैट द पर्सन अंडर हुम दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज, जिसके कस्टडी में था या थी वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस चीज की। ठीक है, अब यहां कस्टडी को लेके एक बात बार बार समझ में नहीं आती कुछ लोगों को, कि मैं एक बार बताता हूं, इसको टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, क्या अंतर दोनों में होता है। इंडिया में जब हम कस्टडी की बात करते हैं ना, कस्टडी मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टोरेट में ले लेना। मान लो अभी एक एफआईआर किसी ने आपके खिलाफ फाइल कर दी, ठीक है, आपके खिलाफ एफआईआर फाइल हुई क्राइम का कि भाई किडनैपिंग की कोशिश कर ली, तो होगा ये, जैसे ही आपके खिलाफ एफआईआर फाइल होगी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट करेगी, पुलिस आपको अपने साथ ले जाएगी। तो कहां ले जाएगी, जो लोकल थाना है वहां ले जाएगी, जो वहां का लॉकअप है वहां पर आपको बंद करेगी और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगी। मैं आपका एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको इजीली याद रह पाए। नाउ वंस यू गो टू द जेल, भाई किडनैपिंग चार्ज में आपको पुलिस पकड़ के ले गई, लॉकअप में डाल दिया। जब आप उस लॉकअप में है तब आप पुलिस कस्टडी के अंतर्गत है, और जब आप पुलिस कस्टडी के अंतर्गत होते हैं तो पुलिस के पास ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपसे इन्वेस्टिगेट कर पाए। अभी तक आप क्राइम आपका प्रूव नहीं हुआ है, आप क्रिमिनल प्रूव नहीं हुए, यू आर स्टिल इनोसेंट। जब तक कोर्ट फैसला ना सुना दे आप इनोसेंट ही रहेंगे। पर आपके ऊपर चार्ज फाइल हुआ कि भाई एफआईआर हुई, चार्जशीट फाइल हुई, एफआईआर होने के बाद ही किसी ग्रीवियस क्राइम के चक्कर में आपको सीधा पुलिस उठा के ले गई। तो पुलिस कस्टडी का मतलब पुलिस के पास आपकी फिजिकल कस्टडी है, दैट यू आर इन द लॉकअप। जब आप पुलिस कस्टडी में होते हो तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ता है। मजिस्ट्रेट उसके बाद आपको जो सुनवाई करे उसके बाद फिर आपकी कस्टडी डिसाइड होती है। ये ड्यूरेशन आपकी, अगर 24 घंटे के अंदर आपको ले गए तो हो सकता है कि आपको मजिस्ट्रेट कहे कि नहीं भाई इस व्यक्ति को आप जेल के अंदर रखो, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो बाहर जाकर ये सबूतों को मिटा सकते हैं। तो वो कहेंगे कि नहीं, इनकी पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया जाए 15 दिन तक के लिए। तो वो जो एक्सटेंशन होगा वहां पुलिस कस्टडी में रहेंगे, यानी पुलिस आपको इंटरोगेट कर सकती है, पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है, पुलिस आपके साथ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है लीगली स्पीकिंग। अब होता यह है कभी कभी कि कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं, अक्सर देखे जाते हैं, जहां पर पुलिस पर काफी बार आरोप लगता है कि पुलिस कस्टडी में लोगों के साथ ज्यादतियां होती हैं, कभी कभी हिंसा भी होती है, और कई लोगों की जान भी ऐसी मानी गई है कि कस्टडी में गई है। तो इसलिए पुलिस कस्टडी का मतलब हो गया डायरेक्ट पुलिस रिमांड के अंतर्गत होना और पुलिस के लॉकअप में होना, ये हो गई पुलिस कस्टडी। मजिस्ट्रेट के पास गए, मामला कोर्ट में गया, आपको बोला गया नहीं अभी जो है इनको दोषी करार नहीं दिया जा सकता, अभी और इन्वेस्टिगेशन होनी है, लेकिन अगर ये व्यक्ति बाहर निकलते हैं तो हो सकता है इस मुकदमे जो उनके ऊपर केस किया गया, आपके ऊपर मान लो जो केस चल रहा है, अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप शायद सबूत मिटा दो, इसलिए आपको पुलिस आपको बाहर नहीं रख सकती, तो आपको हम पुलिस कस्टडी की जगह जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे। इन जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो पुलिस की कस्टडी में नहीं होता। यू आर नॉट अंडर द प्रोटेक्टोरेट ऑफ पुलिस, यू आर अंडर द प्रोटेक्टोरेट ऑफ जुडिशरी। तो आप एक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जाते हो, और आप जाते हो कहां, तो जेल में। जेल मतलब जो राज्य की जेल है, सेंट्रल जेल या स्टेट जेल्स होती हैं, जो फेमस जेल है, तिहाड़ की बात कर लो आप, आर्थर रोड जेल की बात कर लो, वहां आप जाते हो और वहां पर आपको रखा जाता है। यू आर अंडर डायरेक्ट कस्टडी ऑफ मजिस्ट्रेट। जब आप वहां पर लॉज्ड होते हो तो अक्सर पुलिस के पास सीधा सीधा यह अधिकार नहीं होता कि वो आपसे आके डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर पाए, इंटरोगेट कर पाए। पुलिस आके इन्वेस्टिगेट कर सकती है केस को, पर आपको आगे सीधा इंटरोगेट नहीं कर सकती। कई मामलों में उनको परमिशन मिलती है, पर जनरली डेट्स सेपरेट। ठीक है, तो यहां डायरेक्ट इंटरोगेशन नहीं होता। ये जो केस होता है, जब हम बात करते हैं जुडिशियल कस्टडी की, ये मैक्सिमम 90 डेज तक दी जाती है जब सीरियस ऑफेंसेस हो, 60 डेज उनके लिए जो 10 साल से कम ऑफेंस वाले जो केसेस होते हैं वहां पे इतने दिन की पहले जुडिशियल कस्टडी दी जाती है। एक्सटेंशन तब होता है जब पुलिस आपके खिलाफ केस दायर करे, चार्जशीट लेके आए, तो कहानी है। तो यहां व्यक्ति किस में होता है, एक सेंट्रल या स्टेट जेल में होता है, ना कि पुलिस कस्टडी में। तो वहां डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, जब तक आपको दोषी करार ना दिया जाए, ये तब तक की बात है। लेकिन ये है डिफरेंस जुडिशियल कस्टडी का और पुलिस कस्टडी का। तो अभी जो मामला हुआ है, जहां डेथ्स हुई है, वो हुई है पुलिस कस्टडी में, इसलिए पुलिस ऑफिशियल्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आई होप अब क्लैरिटी मिल गई होगी व्हाट इज पुलिस कस्टडी एंड व्हाट इज जुडिशियल कस्टडी। जब आपको जुडिशरी अपनी कस्टडी में लेती है, which are sent into jail, you are under their protectorate, because if you go outside you might cause certain problems, या फिर आपको बेल दी जाए, दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये जुडिशियल कस्टडी है। पुलिस कस्टडी व्हेन यू आर लॉकअप, डायरेक्ट आपको पुलिस इंटरोगेट कर सकती है। जब आप जेल में होते हो तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो सीधा आगे आपको इंटरोगेट नहीं कर सकते जब तक उनको परमिशन ना दी जाए। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, अब
दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, किसी ने पूछा भी था। एक था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, और क्या मतलब होता है इसका। सवाल को सुनिए, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के पास किसी चीज का डायरेक्ट पोजीशन नहीं है। मान लो आपके पास एक मोबाइल फोन है या एक लैपटॉप है, सो यू आर इन डायरेक्ट पोजेशन ऑफ दैट डिवाइस, ठीक है। ये एक लीगल टर्म है। इसका मतलब होता है जब आपके पास किसी चीज का डायरेक्ट पोजीशन ना हो पर आपके पास इंटेंशन हो उसको अपने पास रखने का, ठीक है। और इन दिस केस इट एट्रीब्यूट्स टू पोजीशन टू एन इंडिविजुअल इवन विदाउट फिजिकल कंट्रोल और इमीडिएट पोजीशन। हो सकता है किसी व्यक्ति के पास वो चीज तुरंत ना हो, लेकिन उसके पास पूरी इंटेंशन होगी, उसके ऊपर वो कंट्रोल जमाना चाहते हैं या चाहती हैं या चाहता है, और उस सिनेरियो को हम कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। एग्जांपल, मान लो इसमें सबसे क्लियर कट एग्जांपल अगर हमें देखना है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज पनिशेबल ऑफेंस। So even if a person who is indulging into such activity on his or her laptop, अगर वो स्ट्रीमिंग वेबसाइट पे है, that person is not storing that particular video on their device, but they are still going to be charged and criminalized because it is not in their possession. वो किसी और जगह स्टोर्ड है, किसी और वेबसाइट पर है, but that person is watching them with a particular intent, which is criminal, which is punishable as per the law. That is why it could be considered that as per the doctrine of constructive possession, that person is liable to be jailed or to be punished, ठीक है। तो ये कहानी पूरी पूरी इतनी है कि इंटेंट और केपेबिलिटी, मान लो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अ पर्सन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड or not kidnapping someone but is directly involved in that person's kidnapping or is directly involved on the behalf of that person, उनके ओर से, उनकी तरफ से कोई लोग किसी चीज को अंजाम दे रहे हैं, इसका मतलब उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ये कैपेबिलिटी है। सो दैट इज व्हाई दैट पर्सन विल बी, दैट सेड पर्सन, जो व्यक्ति है उनको कहा जाएगा कि इनके पास, इन पे दोष दिया जा सकता है एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, ठीक है। क्लियर वॉच आइडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। अब ये क्या है, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजीशन तो क्लियर हो गया कि भाई आपके पास सामान डायरेक्टली ना हो पर आपके पास इंटेंशन हो, इंटेंट हो और कैपेबिलिटी हो तो आपको उसके लिए दोषी माना जा सकता है। मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया। बट दूसरा केस ये है कि मान लो कोई रिलीजन है, उसकी कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, भारतीय संविधान में आपके पास लिबर्टी है, इक्वालिटी है, पर वहां पर आपके पास रिलीजियस राइट्स भी हैं जो आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट व्हाट इज योर रिलीजियस राइट, व्हाट इज रिलीजियस, व्हाट इज नॉट। वो ये कहे कि भाई मेरे रिलीजियस राइट में है कि मैं रोड पे जाके लेट जाऊं बीच सड़क पे, तो क्या वो परमिशेबल है। मान लो किसी रिलीजन में, मैं आज एक रिलीजन स्टार्ट करूं, मैं कहूं मेरा रिलीजन ये कहता है कि मुझे दिन में दोपहर में 12 बजे जाकर, ठीक है, नेशनल हाईवे पे खड़े हो जाना, सो विल इट बी अलाउड एज पर माई रिलीजन, मैंने ऐसा बनाया। तो उसका एक सिस्टम ये होता है कि व्हाट इज एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, ओनली दैट विल बी अलाउड, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी। और प्राइमरली ये एक ऐसा मामला है जो शुरू होता है 1954 से शिरूर मठ के केस के साथ। मान लो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई अपने कुछ प्रैक्टिसेस को लेकर कोर्ट में गया, मैं मुझे ये चीज करनी है, मैं इन विधि को मानना चाहता हूं, इन नियमों को मानना चाहता हूं या मानना चाहती हूं। इन दैट सिनेरियो कोर्ट विल लुक into the doctrine of essentiality, how essential that practice is for the practice of your religion. क्योंकि under article 25 you have the right to follow your religion, but what you are saying कि आपको फॉलो करना है, क्या वो आपके धर्म के लिए, आपकी धर्म की पूर्ति के लिए रिक्वायर्ड है भी कि नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर आपका वो राइट जो आर्टिकल 25 या 26 के अंतर्गत मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर आर्टिकल 14, 15 वगैरह इसको ओवरराइड करेंगे। रीसेंट केस अगर आप देखो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी का, अगर आपको देखने को मिलेगा, सबसे रीसेंट केस वो हिजाब का इश्यू जो था उसके बारे में बात आती है, जहां पर इट वाज नॉट कंसीडर्ड बाय द कोर्ट दैट इट इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में एक बैलेंस बनाया जा सके। जो भी किसी रिलीजन का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है वो फॉलो किया जा सकता है, उसको टेस्ट किया जाता है ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। इफ इट इज पार्ट ऑफ दैट देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज अलाउड, ठीक है। तो ये जो है
ये फातिमा बुशरा केस रिसेंट जो था स्टेट ऑफ कर्नाटका वाला, वहां पर ये एप्लीकेबल है, वो एग्जांपल है। इसकी शुरुआत शिरोमठ केस से हुई थी, जहां पर कोर्ट ने लगातार देखा था कि कौन सी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो बहुत एसेंशियल हैं किसी भी व्यक्ति के लिए जो अपने रिलीजियस चीजों को पूरा करना चाहता है। तो रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात यहां पर आती है। ठीक है, ये आप समझ गए, ये डॉक्ट्रिन समझ गए, और दूसरा डॉक्ट्रिन भी आप समझ गए होंगे होपफुली, जिनका भी सवाल था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां बात होती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट वर्सेस सिविल कंटेम्प्ट की। देखिए, कोर्ट के पास बहुत सारी पावर्स होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 क्या है कोर्ट के पास, या 149, मुझे बताइए। कोर्ट के पास दे हैव द पावर टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड दे हैव द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट। नाउ कंटेम्प्ट लगाया क्यों जाता है? कंटेम्प्ट लगाने का रीजन ये होता है कि जब आप जुडिशरी की जो प्रोसेस है, सैंक्टिटी है, उसको क्वेश्चन कर रहे हो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ स्कैंडल, ठीक है, जब आप बेसलेस एलिगेशन लगाते हो या कोर्ट के दिए निर्देशों को नहीं मानते हो, तब कोर्ट के पास अधिकार है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो आपके खिलाफ लगा सकते हैं। तो भारत में जब आप कोर्ट के किसी निर्णय का पालन नहीं करते हो जानबूझकर, कोर्ट ने कुछ बोला कि भाई ये काम अगर आप करोगे तो गलत होगा, कोर्ट ने निर्णय लिया कि आपको ऐसा नहीं करना है, और आपको पता है, मान लो कोर्ट ने आपको बोला, जैसे कोर्ट ने मुझे बोला, मान लो कोर्ट ने मुझे बोला कि ये टोपी मैं नहीं पहन सकता, अब अगर मैं पहना हुआ हूं, मुझे पता है कोर्ट ने मना किया है, केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बट इट्स अ सिविल कंटेम्प्ट, जहां पर मैं जानबूझ के कोर्ट के नियमों को तोड़ते हुए इस कैप को पहने हुए हूं, दैट इज सिविल कंटेम्प्ट। बट देन इफ आई ट्राई टू मेक एन इश्यू आउट ऑफ दैट कि भाई कोर्ट ने ऐसा बोला क्यों, इसके पीछे एक्स एंड वाई जेड रीजन है, इसके पीछे कोर्ट मेरे खिलाफ है, कोर्ट मेरे जैसे लोगों के खिलाफ है, देन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्कैंडलाइजिंग दिस इशू। तब जो कंटेम्प्ट मेरे ऊपर लगेगा वो होगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करना, अगर आपको नहीं पता, इफ यू आर अनइंटेंशनली गोइंग अगेंस्ट कोर्ट डायरेक्शन, अनइंटेंशनली आपको नहीं पता, तब आपके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लगता। लेकिन जब आप इंटेंशनली ऐसा करते हो तब आपके खिलाफ कंटेम्प्ट लागू होता है। और वो कौन सा कंटेम्प्ट लगेगा? जब आप इंटेंशनली कोई कोर्ट के दिए गए नियमों का पालन ना करो, आप एक डिसओबीडियंस को फॉलो करो, तब आपके ऊपर लगेगा सिविल कंटेम्प्ट। बट व्हेन यू टेक अ जजमेंट ऑफ कोर्ट और उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश करो, कोर्ट की गरिमा को, उसकी मर्यादा को क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करो, जुडिशियल प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करो, देन यू गेट क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्स। मान लो आप बोल दो कि भाई मैं कह दूं मेरी टोपी के बारे में जजमेंट अगर ऐसी आ गई तो मैं कोर्ट के खिलाफ धरना दे दूंगा, या जज के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दूं, या कुछ ऐसा कर लूं जहां लोग भड़क जाए, तो यहां मैं जो कर रहा हूं इट इज कॉल्ड एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सो देयर आर टू थिंग्स, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, दोनों लागू होते हैं, और दोनों प्राइमरीली जिस सेक्शन के थ्रू लगते हैं उसका नाम है सेक्शन 1971, ठीक है, और जिसमें दो प्रोविजन है, सेक्शन 2C एंड 2B। 2B के अंतर्गत आता है सिविल कंटेम्प्ट, 2C के अंदर आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। और अगर किसी पे कंटेम्प्ट लागू हुआ तो उसके बाद बहुत से तरीके होते हैं जिसके तहत वो कोर्ट में जाके कह सके कि नहीं भाई कंटेम्प्ट हमने लागू नहीं किया। एक तो पहले आप अपील कर सकते हो, सेकंड यू कैन से कि जो बोला गया है वो ट्रूथ बोला गया है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इनोसेंट पब्लिकेशन है, जानकारी नहीं है, फिर इनोसेंट पब्लिकेशन है। समटाइम्स यू कैन से इट इज अ फेयर क्रिटिसिज्म, ठीक है। यू कैन से आप अपॉलॉजी देके हमेशा बच सकते हो, और आप किसी चीज की अगर एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि एक्यूरेट रिपोर्टिंग है और एक फेयर क्रिटिसिज्म है किसी जजमेंट का। इट इज नॉट अ कंटेम्प्ट वेयर दे आर नॉट ट्राइंग टू, यू आर नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग कोर्ट इनटू डिसरिप्यूट, या फिर आप कोर्ट की गरिमा को चोटिल नहीं करना चाहते हो। ये सब चीजें जब होती हैं तब कहलाता है कौन सा, वो कंटेम्प्ट। वैसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट लग जाएगा, लेकिन अगर आप ये करोगे तो आप अपने आप का डिफेंस अपना पेश कर सकते हो। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। आई होप यू आर क्लियर। देखो, तो ये क्वेश्चंस हमने कुछ डिस्कस किए, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे आगे से, और हमने जाना कैसे चीजों को हम समझ सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं आस्क इन कमेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू ब्रिंग देम फॉर यू एज वेल। तो ये था आज का डिस्कशन, और एक चीज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। सो आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ very, very nice day.